नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नए वीडियो को लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो युवाओं के सपनों को साकार करेगा, है ना? क्योंकि आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो एमएसएमई के ऊपर है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हम जॉब तो मिल नहीं रही है हमें, तो हम बिज़नेस कैसे करें? कौन सा बिज़नेस करना सही रहेगा? अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमें कितने की लागत आ जाएगी? बिज़नेस करने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? ये काफ़ी सारे तमाम बातें रहते हैं। ख़ासकर मेरे पास जो युवा वर्ग है वो काफ़ी आते हैं और उनका कहना ये होता है कि सर अब हमारी पढ़ाई में इतना पैसा लग गया है कि हमारे पास तो बिज़नेस करने के लिए भी ज़्यादा पैसे हैं नहीं, तो कम में कुछ अच्छा बिज़नेस बता दीजिए जिसमें प्रॉफ़िट अच्छा हो। सारी बातों का जवाब देने, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेकर मैं आपको इस वीडियो पे आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो देखिए क्या होता है, 3 लेवल पे बिज़नेस होता है। सबसे पहला बिज़नेस होता है, यानी बिज़नेस का जो लेवल होता है वो आपका होता है कि प्री प्लानिंग, है ना? यानी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हम उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, ठीक है? फिर देन हम बिज़नेस हमारा पूरा प्लानिंग हो जाता है, हम उसको सारी चीज़ें सोच समझ लेते हैं, देन हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पोस्ट प्लानिंग होता है, यानी अब बिज़नेस को हमको किस तरह से ग्रोथ करना है, किस तरह से उसको और भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग हम उस पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपसे बहुत ही आज के अहम टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ, जो हमारा टॉपिक है एमएसएमई, है ना? यानी बिज़नेस। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग काफ़ी सारे लगभग 7 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ एमएसएमई, एमएसएमई है क्या, ठीक है? फिर देन मैं आपको सेकंड टॉपिक पे डिस्कस करूँगा बिज़नेस लेवल इन एमएसएमई, यानी बिज़नेस एमएसएमई में अगर हम रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को, तो हम लोग किस लेवल पे बिज़नेस कर सकते हैं और इसमें कौन-कौन सा लेवल पे बिज़नेस हो सकता है, ठीक है? देन हम लोग देखेंगे कि एमएसएमई अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसको देखेंगे, है ना? पहले हम लोग एमएसएमई को समझेंगे, देन हम लोग फिर से यानी प्री बिज़नेस प्लानिंग पे आ जाएंगे। यानी उसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिसाइड व्हाट बिज़नेस वी शुड स्टार्ट, ठीक है? हाउ टू फाइनलाइज द लोकेशन ऑफ बिज़नेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन नेक्स्ट, व्हाट आर द एक्शन टू बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग द बिज़नेस। तो आइए इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे लोग जो सच में बिज़नेस करने के लिए ललायित हैं, सच में पैशनेट हैं, डेडिकेटेड हैं बिज़नेस के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो वीडियो है, मैं आज जो वीडियो है उसको आप पूरा अंत तक एक बार में देखें। ऐसा नहीं कि टुकड़ों में छोटा-छोटा देखें, ऐसा देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, है ना? क्योंकि हर एक पार्ट दूसरे टॉपिक पे यानी दूसरे लेवल को कनेक्ट करता है। तो आप सभी ध्यान से एक साथ बैठ के एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, एमएसएमई का जो फुल फॉर्म होता है, पहला जो एम होता है उसका मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब होता है स्मॉल, फिर एम का मतलब होता है मीडियम और ई का मतलब होता है इंटरप्राइजेस। अगर इसे हिंदी में कहें तो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग। उद्योगों की ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इससे बड़ा उद्योग रहा तो हम उसे लार्ज बोलेंगे, अगर और उससे बड़ा रहा उद्योग तो हम उसे हेवी इंडस्ट्री कहते हैं। देखिए, जो एमएसएमई है वो 2 तरह के सेक्टर पे डिवाइडेड है, पहला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा सर्विस सेक्टर, है ना? तो आइए हम ये जानते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से कोशिश करूंगा जितना इजीएस्ट वे पे मैं आपको समझा सकूं, इसको जितने सरल शब्दों में इसको समझा सकूं। देखिए, आइए हम लोग पहले मैं आपको उत्पाद बताता हूं, यानी प्रोडक्ट बताता हूं, सर्विसेज बताता हूं जिसके अंदर इंक्लूडिंग है, जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे पैकेट फूड यानी आपका बिस्किट हो गया, कुरकुरे हो गया, लेस हो गया, जिसको बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं ना, लेस, कुरकुरे, कई सारे रैपर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पैकेट फूड में आते हैं। फल हो गया, सब्जी हो गया, होटल रेस्तरां हो गया, है ना, मिल्क पार्लर हो गया, ठीक है, मशरूम का हो गया, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई फर्नीचर का कर रहा है, कोई साइकिल का है, मोटर वाहन का है ना, उसकी पार्ट्स जो बनाते हैं। और इसके साथ कई सारे टाइल्स हो गए, किराना का दुकान हो गया, यानी जितने भी मीडियम लेवल के इंडस्ट्री हैं सारे आते हैं।
इवन इसमें जो रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन का होता है, रियल इस्टेट का वर्क होता है जो मीडियम लेवल पे होता है वो भी आता है, एग्रीकल्चर आता है, रिप्लेसमेंट सर्विस का काम करते हैं, ये लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं किसी बिजनेस ओपनिंग के लिए, या फिर किसी भी तरह से एजुकेशन कंसल्टेंसी रहता है, आपको एक बेहतर कॉलेज या बेहतर स्कूल में एडमिशन के लिए कंसल्टेंसी सर्विस चलती है ना। टीवी का मैन्युफैक्चरिंग चलता है, साइकिल का चलता है ना। और ब्यूटी पार्लर हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, सैलून हो गया, ये सारी चीज़ें एमएसएमई के अंतर्गत ही आते हैं। ये आपको गिनती के कुछ प्रोडक्ट बता रहा हूँ, सर्विसेज बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको बता दूँ 6,500 से भी ज़्यादा आपकी एमएसएमई के अंतर्गत प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। तो आपको वेबसाइट पे ही जाके आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि एमएसएमई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना वैल्यूबल क्यों है। देखिए एमएसएमई इतना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे देश में कि पूरे हमारे देश का जितना रोजगार होता है उसका 45% रोजगार अकेला एमएसएमई दे देता है। सोच के देखिए, अगर एमएसएमई इंडस्ट्री डूबा तो 45% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं इंडिया में, है ना, उसका जो निर्यात यानी विदेशों में जो जाते हैं निर्यात होता है, उसका 50% तो हमारा एमएसएमई ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देता है, प्रोडक्ट यानी निर्यात कर देता है दूसरे देशों में। सोचिए कितना यानी नाम लेने में छोटा है, दर्शन छोटे लेकिन नाम इनका काम इतना बड़ा है। अब देखिए जितने भी प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, अपने दिनचर्या में यूज़ लाते हैं, उसका लगभग 90% प्रोडक्ट तो सिर्फ एमएसएमई बनाता है। सोच पा रहे हैं आप? यानी जितना भी हम लोग डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे आपका साबुन हो, राशन हो, नाई हो, चाहे ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, फूड आइटम हो, चाहे कुछ भी हो, उसका 90% यानी आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो उपयोग होता है उसका 90% तो एमएसएमई ही बना रहा है। सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री। और बाकी जो 10% बचता है वो लार्ज और हेवी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करते हैं, जो हैवी चीज़ें रहते हैं वो सारी चीज़ें। और एमएसएमई के अंतर्गत लगभग 6,500 से भी ज़्यादा ये प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनके सहूलियत के लिए। कोल्ड ड्रिंक से लेके, कुरकुरे से लेके, आपके नहाने के साबुन से लेके, डिटर्जेंट, आपका क्लीनर ना, झाड़ू, पोछा, खाना, नाश्ता, यानी जितना आपका एग्रीकल्चर भी है, सब्जी वगैरह हुआ, नूडल्स हुआ, आपका ब्यूटी क्रीम्स, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ तो एमएसएमई ही बना रहे हैं। टोटल जीडीपी का लगभग 10% जीडीपी एमएसएमई ने कैप्चर करके रखा है ना। यानी सोचिए कितना अच्छा बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, पूरी तर्क पे बैठी। जिस तरह से आप देखे होंगे कि लक्ष्मण जी को जिस तरह से जब बाण लगा है ना, तो जिस तरह से हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे, जिस तरह से उनको ललक था, उसी तरह से गवर्नमेंट को भी ललक है इस एमएसएमई को बचाने के लिए, एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए हमारे लिए कितना ज़रूरी है एमएसएमई, इस बात को आप समझ सकते हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम जो बिज़नेस खोलेंगे वो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो माइक्रो में आता है, स्मॉल में आता है कि मीडियम में आता है? आइए वो भी बताता हूँ आपको। देखिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक किया है ना, और उसका टर्नओवर यानी साल भर में जो आवक जावक है, जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, तो उसमें आपका वो माइक्रो इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है। अगर आप 10 करोड़ तक इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो आपका टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक है, 50 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, तो आपका ये बिजनेस किस में आएगा? स्मॉल में आएगा। अगर आपका जो बिजनेस है वो 50 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया है और जो आपका जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है, वो 250 करोड़ तक जा रहा है, तो ये आपका मीडियम इंडस्ट्री में आएगा। तो इस तरीके से आप अपने इंडस्ट्री को यानी अपने बिजनेस को जो आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो इंडस्ट्री है, आपका किस कैटेगरी में आएगा, यानी माइक्रो में आएगा कि स्मॉल में आएगा कि मीडियम में आएगा।
अब चलिए आइए जानते हैं हम, अगर हमने एमएसएमई के तहत अपना बिजनेस ओपन कर लिया तो हमें टैक्स बेनिफिट यानी क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि टैक्स बेनिफिट। देखिए जनरली जो हेवी इंडस्ट्री रहते हैं है ना, उनको 30% तक का, लगभग 30% तक का टैक्स देना होता है, लेकिन जो हमारे एमएसएमई है उनको 12% के आसपास तक का टैक्स देना पड़ता है ना। तो उनको टैक्स बेनिफिट कितना है सोचिए, कहाँ 30% कहाँ 12%, है ना। तो काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट खुद चाह रहे हैं कि आप ऐसे में एमएसएमई के तहत बिजनेस आए, क्योंकि जितना ज़्यादा बिजनेस ओपन होगा उतने ज़्यादा रोजगार बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोगों की लाइफ स्टाइल में ग्रोथ आएगा, हमारा देश विकसित होगा। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे चाह रहा है। और दूसरा, इस पे सबसे ज़्यादा इजी वे पे आपको लोन मिल जाता है, बहुत ही कम ब्याज दर पे लोन मिल जाता है। मान के चलिए अगर आपको नॉर्मल जो लोन मिलता है वो आपको 12% 15% में मिलता है, तो 1-2% इसमें आपको कम ब्याज दर पे लोन भी मिल जाता है। तो काफ़ी आपको लोन बेनिफिट भी मिलता है। इसमें गवर्नमेंट तो कई बार 35% तक का आपको सब्सिडी भी देती है लोन पे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। सोचिए आप जितना अमाउंट लोन पे लिए हैं उसका 35% तो आपको सिर्फ सब्सिडी मिल जाएगा, मैक्स टू मैक्स। और इसके बाद कई सारे ऐसे हमारे समाज में वैज्ञानिक होते हैं, युवा वैज्ञानिक होते हैं, कई सारे ऐसे जो नवाचार करके, इनोवेट करके कई प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में। तो उनको अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराना होता है, यानी उसको पेटेंट कराना होता है। तो उस पेटेंट में भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, यानी हर चीज़ में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना है। अगर आप 1 कदम बढ़ा रहे तो गवर्नमेंट आपके लिए 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है ना। चलिए इसके साथ जो मार्केटिंग एंड प्रमोशन, गवर्नमेंट आपको मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए भी आपको बेनिफिट दे रहा है। कई सारे अवार्ड्स आपको देते हैं, ईयरली आपको कई सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, उसमें आपको लाखों की प्राइज़ मिलती है, आपको एक अलग स्टैंडर्ड मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह का सपोर्ट मिलता है। साथ में आपको टेक्निकल, जो टेक्नोलॉजिकल है, टेक्निकल है, ये सारे सपोर्ट्स भी मिलते हैं। अगर आपको एमएसएमई में कहीं पर भी दिक्कत जा रहा है प्रोडक्ट चूज़ करने में, उसकी पैकेजिंग में, उसकी डिज़ाइनिंग में, उसकी मार्केटिंग में, सेल्स में, प्रमोशन, ईच एंड एवरीथिंग, उसके मैनेजमेंट में, तो आप एमएसएमई के कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर में जाके आप देख सकते हैं, उनको आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आप वहाँ अपनी क्वारी डाल सकते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने एमएसएमई के इलेक्ट्रिक बिल में भी कंसेशन दिया है, यानी इलेक्ट्रिक बिल जो नॉर्मल हेवी इंडस्ट्री रहते हैं, जो कमर्शियल चार्जेस लगता है उसमें से भी आपको काफ़ी कम बिजली बिल देना पड़ता है। तो हर तरह से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है। इवन अगर आपका पेमेंट डिले होता है ना, तो आपको 45 दिन का भी डिले पेमेंट के लिए आपको सहूलियत दे रहा है कि भैया ठीक है, आपका पेमेंट डिले हो गया, आपके पास 45 दिन है उसको कवर करने के लिए। देखिए गवर्नमेंट आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बस आपको अपना एक कदम आगे बढ़ाना है। बाकी गवर्नमेंट आपके पीछे है, आपका सपोर्ट करने के लिए, आपके बैकबोन जैसे। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हाउ टू डिसाइड व्हाट बिजनेस वी शुड स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होता है कि मान के चलिए अभी हमारे पास जो यूथ है, मैं उनको लेके फोकस करूँगा कि देखिए यूथ जो होते हैं वो जनरली अपने कंपटीशन एग्जाम्स की या फिर कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, और वो जॉब करने के बाद ये सोचते हैं कि नहीं यार, जॉब में तो उतना मेहनत काफ़ी है और बिज़नेस में काफ़ी पैसा है, तो हम जॉब स्विच करके बिज़नेस पे आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको ये जॉब में यानी बिज़नेस में आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। मान के चलिए आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके कोई पड़ोसी हैं, आपकी कोई पहचान वाले हैं वो बिज़नेस में, तो आप उनके पास जाइए, उनसे चीज़ें पूछिए कि वो किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्होंने कैसे शुरुआत किया, उनको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ता है। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी बिज़नेस होता है उसके प्लस भी होते हैं, उसके माइनस भी होते हैं। और कई आपके रिलेटिव ऐसे भी होंगे कि वो आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आप ये बिज़नेस कीजिए, आप वो बिज़नेस कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुनाफा है। जैसे मान के चलिए भी कोविड आया तो उन्होंने मास्क का बिज़नेस हुआ या फिर मेडिकल सेक्टर का बिज़नेस काफ़ी हाई पे गया था, तो वो सजेस्ट करेंगे कि आप मेडिकल खोल लीजिए, ये कर लीजिए, ये इक्विपमेंट बना लीजिए, काफ़ी है। लेकिन देखिए क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है ना, ये ज़्यादा मैटर करता है ना। तो आप सुनिए सबका, है ना, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कीजिए, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़िए। मान के चलिए अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, काफ़ी अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले आप वहाँ जाके देखिए, अगर आपको जो भी पर्टिकुलर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग लगाना है तो उसका जो रॉ मटेरियल है कहाँ मिलता है ना, उनको जो रॉ मटेरियल हम जहाँ से उठाएंगे उनको पेमेंट कितने दिन में देना होगा, और हम जिनको मटेरियल देंगे वो कितने दिन में हमको पेमेंट देते हैं,
लेबर कहाँ से आएंगे अगर उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को फाइनल यानी फिनिश्ड गुड तक हमको लेके आना है, फाइनल प्रोडक्ट तक लेके आना है, तो उस फाइनल प्रोडक्ट तक लाने के लिए हमको किस लेवल के लेबर लगेंगे, वो लेबर कहाँ मिलेंगे, किस तरह के मशीन इक्विपमेंट का यूज़ होता है, यानी ईच एंड एवरीथिंग हम पहले ही हमको एक्सपीरियंस करना है कि जो चीज़ें हम सोच रहे हैं वो मार्केट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है तो कैसे रन हो रही है, कैसे चल रही है, उस पर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये सारी चीज़ों को आप पहले अच्छे से लिख लीजिए। फिर उसके बाद आगे सोचिए, यानी कोई भी चीज़ों का आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको लिखिए, क्योंकि क्या होता है ह्यूमन नेचर है, हम कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं और जो ऐसे पॉइंट्स हम लोग ज़्यादा जनरली भूलते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप राइट डाउन ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपका पैशन होता है, क्योंकि देखिए जैसे जिस तरह से हमारे लिए पढ़ाई में था कि अगर आपका पढ़ाई में अगर आपको कॉमर्स के क्षेत्र में जाना है तो आपको कॉमर्स लेना होगा, है ना। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स लेना होगा, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको बायो लेना होगा। उसी तरीके से आपको खुद डिसाइड करना होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको सपोज़ मान के चलिए अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है लेकिन आपने फैमिली प्रेशर के कारण मैथमेटिक्स ली है, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, ऑलरेडी आप वहाँ फेल हो गए, है ना, आपका मन ही नहीं लगा उस चीज़ में। तो उसी तरीके से देखिए बिजनेस में आपका पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, है ना। तो आप उस चीज़ का बहुत सही तरीके से निर्णय लीजिएगा, क्योंकि जहाँ आपका पैशन है, क्योंकि जहाँ आपका मन लगेगा वही काम आपको करना चाहिए। और देखिए जितने भी हमारे बिलियनियर रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े उद्योगपति रहे हैं, जितने भी सक्सेस पर्सन रहे हैं, उन्होंने वही काम किया है जिसमें उनका मन लगा है। ध्यान दीजिएगा, आपका जिस चीज़ों में मन लगता है आप अच्छे से मार्केट रिसर्च कीजिए, अच्छे से चीज़ों को खंगालिए, और जिसमें आपका मन टिक जाएगा, आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगी, आप वही चीज़ कीजिएगा। दोस्तों मैं जब ट्रेनिंग दे रहा था, एक बहुत ही एक जो ट्रेनी थे जो सेशन में बैठे थे, उन्होंने कहा कि सर मेरा जो पैशन है सर वो कार बनाने की फैक्ट्री डालना है। बोला अच्छी बात है भाई, आपके पास पैसे कितने? मैंने कहा, बोलते सर पैसे तो नहीं है मुझे, लेकिन मेरा पैशन है सर कार बनाने की फैक्ट्री डालने का। मैंने उनको उनके पैशन को अप्रिशिएट किया, लेकिन देखिए यहाँ आपको प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेगी, हवाई बातों से कुछ नहीं होने वाला। मान के चलिए आपके बिजनेस में 5 रुपये लगने वाला है, तो 1 रुपये तो आपको लगाना ही पड़ेगा, और 4 रुपये तक ही आपको बिज़नेस से लोन मिलेगा, है ना। क्योंकि देखिए क्या है, हम लोग बिना सोचे समझे अगर फ़ंड लगा दिए, बिना प्लानिंग के फ़ंड लगा दिए, है ना, और उसमें कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास फ़ंड नहीं, हमने अपना सारा फ़ंड लगा दिया, तो कई बार हमारे पास चांसेस रहते हैं और ये रिस्क फैक्टर भी रहते हैं। और मैं आपको एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग बता दूँ, जो ट्रूथ ऑफ द स्टोरी है, लगभग हमारे इंडिया पे 70 से 80% स्टार्टअप 1 साल के अंदर वाइंड अप हो जाते हैं। यानी जो हमारे स्टार्टअप खुलते हैं, जितने बिजनेस खुल रहे हैं हमारे इंडिया में जिस तेज़ी से, उसमें 70 से 80% जो स्टार्टअप्स हैं वो 1 साल के अंतर्गत बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। वो एक जो पैशनेट होते हैं वो एक अलग डायरेक्शंस पे ले लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को मार्केट को लेके भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आपको आपका जो पैशन है, आपका जो डेडिकेशन है, उसको आपको सही डायरेक्शंस पे रखना है, प्रैक्टिकल सोच समझ के रखना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको जो बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे, एक स्मॉल फंड लगा के स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप अपने मेहनत से अपने प्रॉफिट को उस बिज़नेस पे डालते जाइए और उसको ग्रो कीजिए। क्योंकि देखिए आप जिस भी बड़े व्यापारी का, जिस भी बड़े इंडस्ट्रियल का आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, है ना, वो उन्होंने भी बहुत ही कम फंड लगा के स्टार्ट किया था, और आज देखिए वर्ल्ड वाइड उनका नेटवर्क है और वो सबसे बड़े इंडस्ट्री में आते हैं आज, है ना। तो आप इस तरह से आप छोटे लेवल पे पहले प्लानिंग कीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाइए आगे। दोस्तों इसके अलावा हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हमारे लोकेशंस के बेनिफिट क्या है। जैसे मान के चलिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और जॉब से रिट्रीट होकर वो बिज़नेस में आना चाहते हैं, और उनका जो घर है वो एक गांव में है, और वहाँ वो एक आईटी सेक्टर वहाँ बनाना चाहते हैं, एक आईटी अपना बिज़नेस का खोलना चाहते हैं। देखिए वहाँ उनको क्या क्या प्रॉब्लम जाएगा, जिससे वहाँ जिस लेवल पे उनको स्किल्ड लेबर चाहिए वो उनको मिलेगा नहीं, यानी स्किल्ड स्टाफ वो मिलेगा नहीं, शायद नहीं मिलेगा। देन उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगा इंटरनेट फैसिलिटी में, एंड जिस लेवल पे उनको इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए वहाँ वो मिलेगा नहीं।
या फिर जो स्पीड पे चाहिए वो भी नहीं मिल सकता शायद, है ना। तो कई सारे टेक्निकल उनको प्रॉब्लम जाएगा। यानी ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये कि आप जहाँ पर भी डिसाइड कर रहे हैं कि बिज़नेस आपको करना है, वहाँ आप सबसे पहले देखिए जिस बिज़नेस को आपको करने के लिए जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वहाँ उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी उपलब्धता क्या है, इसको आपको देखना पड़ेगा। और उस रॉ मटेरियल को फाइनल गुड तक पहुँचाने के लिए जो स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, यानी मशीन चलाने के लिए, किसी तरह के टेक्निकल मशीन चलाने के लिए, उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को एक प्रॉपर रेशियो में डालने के लिए, उसको एक प्रॉपर उस फिनिश्ड गुड के रूप में लाने के लिए जो स्किल्ड लेबर की आपको आवश्यकता होगी वो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, ये आपको देखना होगा। साथ में ये आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने फाइनल गुड तो प्रिपेयर कर लिया, आपने आखिरी उत्पाद बना लिया, लेकिन आपको मार्केट आपको कहाँ पर है, आप उसको सेल कहाँ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से देखना होता है और बड़े ध्यान से समझना होता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जैसे अगर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्री डालना चाह रहे हैं, है ना, अपनी कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री या फिर आपने जो भी प्लान किया है इंडस्ट्री डालना चाह रहे हैं, लेकिन आपको अपने प्लान तो कर लिया कि हाँ इस एरिया पे मैं इंडस्ट्री डालूंगा, लेकिन आपको अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देखना है कि गवर्नमेंट ने क्या प्लान करके रखा है। कि क्या पता आपको उस जिस एरिया पे आप प्लानिंग कर रहे हैं इंडस्ट्री का, वहाँ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया उस एरिया को इंडस्ट्री डालने के लिए, है ना। या फिर और भी कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर ऐसा गांव होगा जहां पर इंडस्ट्री नहीं डाला जा सकता है, वहाँ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए पहले आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखिए, वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे बातचीत कीजिए, आप जो इंडस्ट्री के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद अगर वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलती हैं फिर आप आगे बढ़िएगा। दोस्तों अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, लोकेशन ऑफ बिजनेस। देखिए सबसे पहले हम जिस लोकेशन पे अपना इंडस्ट्री डालना चाहते हैं या फिर जो भी हम लोग अपना प्लांट डालना चाहते हैं या फिर एग्री बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो लैंड का यूज़ है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो लैंड का क्या यूज़ हम लोग कर सकते हैं, कि वो लैंड इंडस्ट्रियल है कि कॉमर्शियल है कि एग्री है ना। यानी किस तरह से उसमें काम हो सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास कोई लैंड है ना, हमने उस पर इंडस्ट्री डाल दी, फिर डालने के बाद हम बैंक पे जाते हैं लोन लेने या फिर किसी भी तरह की गवर्नमेंट नॉर्म्स को फुलफिल करने, सर्टिफिकेट लेने के लिए हम जाते हैं, तो हमें कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, हमें मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर आपने वहाँ इंडस्ट्री के लिए डाल रखा है और वो जो लैंड है वो एग्री लैंड है, तो आपको इंडस्ट्री का लाइसेंस नहीं मिल सकता। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा कि पहले आप लोग कोई भी लैंड फाइनल करने से पहले आप पहले उस जो गवर्नमेंट का जो लैंड यूज़ है वो किस पर्पज़ से किया जा सकता है, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। वहाँ जो तहसील कार्यालय होता है, वहाँ के जो पटवारी होते हैं नियरेस्ट, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास तो लैंड जो है जिस पर्पज़ से हम चाहते हैं उसी पर्पज़ का ही लैंड हमारे पास अवेलेबल है, हमने वहाँ अपनी इंडस्ट्री डाल दी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग कोई भी इंडस्ट्री डालते हैं तो हमको वहाँ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि लोग बिना सोचे समझे इंडस्ट्री डाल दी है, नई इंडस्ट्री थी, सारा सेटअप हो चुका है, जब वो इंडस्ट्री चालू होती है, प्रोडक्शन चालू होता है, तब वहाँ ऑफिसर्स आते हैं, चेक करते हैं, तो उनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो नई इंडस्ट्री पे ताला लग जाता है, क्योंकि उस एरिया पे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देना एप्लीकेबल नहीं था, यानी वो जो एरिया पे यूज़ है वो दूसरी इंडस्ट्री के लायक था। तो इस वजह से आप लोग पहले पॉल्यूशन जो है, जो आपका इंडस्ट्री है उसके बारे में पहले एक एक चीज़ ब्रीफ से डिटेल से नॉलेज ले लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम लोग जहाँ पर अपना इंडस्ट्री डाल रहे हैं, शॉप डाल रहे हैं, जो भी चीज़ें डाल रहे हैं, वहाँ से हमारा जो कॉस्टिंग उसकी क्या बैठ रही है, रेंट क्या बैठ रहा है, उसका किराया क्या बैठ रहा है ना, अगर हम उसको परचेस कर रहे हैं तो हमको उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इवन ये भी देखिएगा कि अगर आपने जिस लोकेशन पे चीज़ें फाइनल कर रहे हैं उससे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे या पीछे जिस भी तरह से उधर लैंड का क्या वैल्यू है। अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लैंड्स ऐसे होते हैं जो आपको 10 लाख रुपए एकड़ मिलते हैं, और आप कुछ मुश्किल से आप 5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आपको वही लैंड की प्राइस लगभग 2 लाख 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से भी मिल जाता है। तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा कि आप जो भी लैंड फाइनल कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सारा आपको जो कैपिटल है जो आपको अभी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले लगेगा, उसके लिए भी आपको फंड बचा के चलना है। सारी चीज़ें आपको फंड अपने लैंड पे ही खर्च नहीं करना है। अगर आप किसी को
कोई भी लैंड खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं B1 B2 कचरा इवन जो भी ऑल डॉक्यूमेंट्स उसके रहते हैं बैंक से, है ना, सारा चीज़ आप क्लियर करके ही लें। किसी अच्छे वकील, किसी अच्छे एडवोकेट से आप सलाह लेके करें, उसकी सारी चीज़ें चेक करा लें। क्योंकि क्या होता है कई बार आप परचेज़ किए हैं और परचेज़ करने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो आपका फ़ंड फँस जाता है, जिससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले भी होगा। हो सकता है कि आप वो चीज़ें चालू भी ना कर पाएँ ये सारी मुसीबतों के कारण। तो बड़े ध्यान से बी केयरफुल ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि जब आप बैंक पे लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाला साफ मना कर देगा कि इस पे जो इसके टाइटल्स हैं वो क्लियर नहीं है, इसमें गड़बड़ी है, तो आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जो भी प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं ये भी देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि इसमें बैंक लोन आपको मिलेगा कि नहीं। दोस्तों, जो हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कई बार हम लोग ये देखते हैं कि नहीं यार अभी तो काफ़ी पैसे लगे हैं, तो हम कोई भी चीज़ें रेंट पे ले लेते हैं। ये अच्छा भी है, आपको रेंट पे लेना चाहिए स्टार्टिंग पे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर आप रेंट पे कोई भी चीज़ें ले रहे हैं तो आपको ये बड़े ध्यान से देखना है कि आपके वो बिज़नेस के लिए सूटेबल है कि नहीं वो लोकेशन। हाँ, आपका बिज़नेस वहाँ से अच्छे से रन हो पाएगा कि नहीं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कोई भी चीज़ें रेंट से ले रहे हैं तो आप उस पैमाने को फिक्स कर लें। मान के चलिए आपने 5 साल के लिए रेंट पे लिया और आपका जो लोन है तो 6 साल पे पूरा होगा, तो बैंक वाला आपको कभी ऐसा लोन नहीं देगा। कम से कम आपको 1 साल का मार्जिन रखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए 5 साल में आपका लोन कवर होता है तो आपको 6 साल का एग्रीमेंट वहाँ दिखाना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें जो नॉर्म्स हैं जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है उसको आप बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जो लीज डीड है उसको ज़रूर रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि कई लोग टैक्स बेनिफिट के लिए और अदर बेनिफिट्स के लिए उसको लीज बेनिफिट के लिए आप लीज डीड रजिस्टर्ड नहीं कराते। इसका आपको माइनस पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि क्या हो सकता है कि आपको 1-2 साल बाद जो ऑनर है आपके प्लॉट की वो आपको खाली करने बोल दिए। तो सोच के देखिए, आपका जो ऑलरेडी बिजनेस स्टार्टअप है, हाँ, वो इस्टेब्लिश हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि इस लोकेशन की ये शॉप है, और सडनली आपको ये पता चलेगा कि आपको खाली करना है, वो बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों से सेफ होने के लिए, है ना, आप लीज डीड रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं, जिससे आप उनको दावा कर सकें कि आपने इस जगह को 5 से 6 साल के लिए लिया है लीज पे, तो लीज ज़रूर है। दोस्तों, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा मार्केट स्टडी। मान के चलिए आपने कोई भी पर्टिकुलर टाइल्स का बिजनेस फॉर एग्जांपल आपने फाइनल किया कि मुझे अब टाइल्स का बिजनेस करना है। तो पहले आप ये देखिए कि टाइल्स का जो बिजनेस है वो कौन से लेवल पे है, यानी कहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आप उस टाइल्स के बिजनेस में आप मैन्युफैक्चरर बनेंगे, होलसेलर बनेंगे, डीलर बनेंगे या आप रिटेलर बनेंगे। आप पहले आपको ये फाइनलाइज करना है। देन आपको जो भी आप सेक्टर में जा रहे हैं, आज इंडिया पे कंटिन्यू कहीं ना कहीं एक्सपो आपका लगता है, आप देखते रहिए कंटिन्यू वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे कि कहाँ एक्सपो लग रहा है, आप वहाँ जाके विजिट कीजिए। और उस क्षेत्र में अगर आपके कोई पहचान के हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो आप उनके साथ बैठिए, उनके बारे में पूरा मार्केट स्टडी कीजिए कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे उसको फाइनल प्रोडक्ट पे हम आते हैं, क्या टैक्स लगता है, कहाँ से लेबर मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, उसका कैश कैसे मेंटेन किया जाता है ना, किस तरह से उसमें कैश आता है, चेक आता है, उसको किस तरह से मेंटेन करना है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी का माल आता है, किस तरह से क्वालिटी का माल बनता है, क्या मार्केट पे रेट है, कितने दिन का हमको क्रेडिट देना पड़ता है, किस तरह से रिकवरी होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सारा चीज़ आपको इस पे ध्यान देना है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, है ना, धंधे का जो दोस्त होता है वो प्रॉफिट होता है, और धंधे का जो दुश्मन होता है वो लॉस होता है। दोस्तों, इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये फाइनल करना होता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इनकॉर्पोरेशन बॉडी कौन सा होगा। यानी आप प्रोप्राइटरशिप पे जाना चाहते हैं कि 1 पर्सन कंपनी में जाना चाहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड, कि लिमिटेड, है ना, कि लिमिटेड लाइबिलिटी प्राइवेट, है ना, कि आप सोसाइटी में जाना चाहते हैं, ट्रस्ट में जाना चाहते हैं। ये सारा डिसीजन आप पे है ना। यानी आप जो सिंगल डिसीजन ले सकते हैं, है ना, सिंगल सारा वर्क कर सकते हैं, है ना, जैसा भी आपकी कैपेबिलिटी हो, जैसा भी आपको करना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम मेरे साथ अगर कोई और भी होगा, या फिर मेरे फैमिली के रिलेटिव होंगे, या फिर मेरे दोस्त होंगे, अगर मुझे इस कंपनी में साथ दे दे तो मुझे और भी अच्छे ग्रोथ करने में कम समय लगेगा। तो उनका ये सारा डिसीजन आप बड़े सोच समझ के लीजिएगा, है ना, कि आगे जाके जब प्रॉफिट आता है, जब प्रॉफिट से पैसे आने लगते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम करता है। तो ये जो टॉपिक है इस पर सोच समझ के निर्णय लीजिएगा।
दोस्तों कभी भी इस बात पे मत आइएगा कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं पैसे आ जाएंगे, है ना। ये कभी भूल भुलैया मत आइएगा। सबसे पहले जो बिजनेस का आपने स्ट्रक्चर बनाया है, जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो उसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट है, पहले उसका अरेंजमेंट कर लें। चाहे आप प्रॉपर्टी बेच के करें, ऐसा ना हो कि बिजनेस स्टार्ट कर लिए उसके बाद प्रॉपर्टी बेच के वो अरेंज कर लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। पहले वो प्रॉपर्टी बेच लें, उसका जो भी कॉस्ट आपको पैसा मिलता है आप उसे बैंक अकाउंट में रख लें, यानी पूरी तरीके से रेडी रहे बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपका जो पूरा ध्यान है, पूरा फोकस है, वो सिर्फ बिजनेस पे होना चाहिए, बिजनेस को ग्रोथ करने में होना चाहिए, अपने सेल्स पे फोकस होना चाहिए, अपने प्रॉफिट पे फोकस होना चाहिए, ना कि आपको ये सारे जो फाइनेंशियल जो आपको चीज़ें परेशान करेंगी आपको उस पे होना चाहिए। इसके बाद आपको सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जो बिजनेस आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिस बिजनेस को आपने फाइनल कर लिया कि हाँ मुझे इसी लाइन पे जाना है, यही बिजनेस करना है और इस लेवल पे करना है ना, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशंस हैं, जैसे MSME रजिस्ट्रेशन हो गया, IEC रजिस्ट्रेशन हो गया, FSAI रजिस्ट्रेशन हो गया, और भी कई सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। क्या कौन कौन से पॉल्यूशन रजिस्ट्रेशन हो गया, कई सारे रजिस्ट्रेशंस रहते हैं, है ना। तो इस टॉपिक पे मैं एक वृहद तौर से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना। बाकी रजिस्ट्रेशन होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए अपने बिजनेस का, है ना, एक बिजनेस मॉडल बनाइए कि आप देखिए कि आपको शुरुआती दौर पे कितना कैपिटल लगाना होगा, फिर आपको रनिंग कैपिटल की कितनी ज़रूरत होगी, आपका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, आपको लेबर HR की कितनी ज़रूरत है ना, HR कौन होगा, क्या है आपकी जो कंपनी है या फिर फर्म है या फिर आप जो भी बनाएंगे इंडस्ट्री, आपका वो एक एम्प्लॉई फ्रेम क्या होगा, है ना, आपका जो वर्क कल्चर क्या होगा, है ना, आपका स्टैंडर्ड क्या होगा वर्क करने का, आपका हावर क्या होगा, आपकी छुट्टीज क्या होंगी, यानी ईच एंड एवरीथिंग आप उस पर अच्छे से सोचिए, विचार कीजिए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर बिजनेस प्लान बनाने का, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कि हम किस रास्ते पे जाएंगे, क्या होगा सारी चीज़ें। यानी जैसे आप ये समझने की कोशिश होगा कि आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, फिर आपको कितना रनिंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, आपको कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, आप कहाँ कहाँ पर अपने सामान बेचेंगे, सेल करेंगे, कितना आपको प्रॉफिट होगा, आप कब ब्रेक इवन पे आएंगे, आप कब प्रॉफिट पे आएंगे, है ना, कितना माल बिकता है तो आप प्रॉफिट पे आएंगे, आपको कितना ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन कौन से स्किल के कितने लेबर चाहिए रहेंगे, कितने स्टाफ चाहिए रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग उस प्लान पे होता है। हालांकि मैं आपको एक अलग से वीडियो पे ये बिजनेस प्लान बनाने का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का मैं आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। इसके साथ दोस्तों आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको और कितने बड़े लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप एक फूड कोर्ट खोलते हैं, तो आप जिस फ्लेवर को लेके, जो एक यूनिक फ्लेवर को लेके, यूनिक फूड को लेके आप उस कोर्ट को खोलते हैं, फूड कोर्ट को खोलते हैं, तो आप उसको किस तरह से स्केल अप कर सकते हैं, यानी उसके फ्रेंचाइजीज पे, उसके ब्रांचेस पे वो किस तरह से होगा, एक पूरा आपको बिजनेस मॉडल भी बनाना होगा कि किस तरह से आप कितने साल में, कितने महीने में, है ना, आप किस तरह से आपका ग्रोथ होगा, आप कितने कितने ब्रांच खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, ये सारा चीज़ आपके पास एक प्लान होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड का इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, आप उस फील्ड के इंडस्ट्री पे जाइए, उनसे बात कीजिए कि आपका जो प्लांट पे सप्लाई आता है वो कहाँ से आता है, उसमें मशीनरी जो लगी है वो कहाँ से लगी है, कितने का आया है। आप चाहें तो आप उनसे कॉन्टेक्ट नंबर भी लीजिए, उनका सपोर्ट भी लीजिए कि आप मशीनरी हमें दिलवा दीजिए, कितने का कॉस्टिंग है, सारा चीज़ आप उसका ब्रीफिंग एक लेके आइए। और उसके साथ जो रॉ मटेरियल है ना, आपको जो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल लगने वाला है उसकी अवेलेबिलिटी कब है, क्योंकि क्या होता है कई ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो सीजनेबल होते हैं, जो आपको सिर्फ सीजन में मिलते हैं और जिसको उस रॉ मटेरियल को आपको पूरे साल चलाना होता है। इस बातों का भी ध्यान रखना, क्योंकि जो रॉ मटेरियल रहते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं और उस रॉ मटेरियल को आपको पूरे साल चलाना होता है, यानी उसके वही प्रोडक्ट बनाने में, है ना। तो उस चीज़ को बड़े ध्यान से देना पड़ता है कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, कितने दूर में मिलेगा, उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग पे ही आपके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बैठती है। इसलिए रॉ मटेरियल को आप जितने कम में, जितने अच्छे क्वालिटी पे लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका
फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और उतना आपका फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होगा और उतना ही ज़्यादा आपका मुनाफा होगा। इस चीज़ का बड़े ध्यान रखिए। अब इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम लोग फैक्ट्री डाल रहे हैं, इंडस्ट्री डाल रहे हैं, उस पर जो टेक्नोलॉजी लग रहा है ना, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। जैसे सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे पहले एक फ्लॉपी डिस्क आता था, है ना, फिर उसके बाद CD आया, फिर पेन ड्राइव आया, हार्ड ड्राइव आया, कई तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बदलने लगे, है ना। तो देखिए सारी इंडस्ट्री जो फ्लॉपी डिस्क है, CD है, वो तो कहाँ गायब हो गए हमको पता भी नहीं है ना। तो इस तरीके से हमको ये भी देखना है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, जैसे अगर कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जो विदेश की जो टेक्नोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं इंडिया पे, है ना, यानी उस तरह की इंडस्ट्री इंडिया पे डालना चाहते हैं। तो ये भी देखिए कि वो जो इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो इंडिया पे भी है, अगर है तो उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो कितने दिनों तक चलेगा हमारा प्रोडक्ट, है ना। तो सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। इवन हमें ये भी देखना होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आजकल, कि हमारे जो मार्केट में है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर कितने हैं, उन लोग किस लेवल पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके किस लेवल पे इंडस्ट्री है। क्योंकि देखिए मान के चलिए जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो 10,000 पर डे हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट, और जो हमारे पास में एक फैक्ट्री है वो लगभग 50,000 पर डे का प्रोडक्शन है उसका। तो सोचिए हम तो उनसे नीचे हो गए, है ना, यानी कंपटीशन, हमारा जो कंपटीशन उनसे कई गुना यानी 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है ना। अब इसमें कौन कौन से आपके ब्रांड हैं, आपने जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें कौन कौन ब्रांड है, नॉन ब्रांड है। इवन एक मैं आपको वेबसाइट आगे जाके बताऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि उनका बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, उनको कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें कितना खर्च हुआ, ईच एंड एवरीथिंग आप उसके बारे में सारा चीज़ एक ब्रीफ स्टडी, डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमने जिसको प्रोडक्ट अपना दिया है तो उनका बिहेवियर क्या ऐसा है, उनका जो पेमेंट देने का तरीका है, उनका जो शेड्यूल है पेमेंट का वो किस तरह से होता है, कितने दिन का होता है। जैसे कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें 10 दिन का शेड्यूल होता है, 15 होता है, 30 दिन का होता है, 45 दिन का होता है। कई कई ऐसे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको 6-6 महीने तक का उनको साइड मिलता है पेमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको भी मार्केट में देखना है कि कम से कम हमें कितने दिन का साइड देना पड़ेगा अपने बायर्स को, है ना, और कितने दिन में वो पेमेंट करते हैं। एक उनका म्यूचुअल व्यवहार कितने दिन का, यानी किस तरह से है, उनका आदत किस तरह से, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने माल दे दिया और उधर से पेमेंट नहीं आया तो हमारा माल भी फंस गया और हमारा पेमेंट भी फंस गया। तो इस बात को बड़े ध्यान से देके हमको किसी भी पर्सन को अपना प्रोडक्ट देना होता है। दोस्तों रिस्क टेकिंग एबिलिटी, है ना, रिस्क लेना काफ़ी अच्छी बात है और लेना भी चाहिए, और बिजनेस पूरा रिस्क भरा ही है, नो डाउट, है ना। लेकिन मान के चलिए आपके पास जो बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास लगभग 8 से 10 लाख रुपए है। तो आपका जो कैपिटल है आप पूरा 8 से 10 लाख उस पर इन्वेस्ट ना करें, है ना, बड़े सोच समझ के कीजिए। क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी रिस्क होता है, जो भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग इंडिया पे 70 से 80% ऐसे स्टार्टअप हैं जो एक साल में वाइंड अप हो जा रहे हैं, एक साल में डगमगा जा रहे हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। अपना जो इनिशियल वे पे आप स्टार्ट कीजिए, एक छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगा कि हाँ यहाँ फंड डालने की ज़रूरत है जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, फिर आप वहाँ धीरे धीरे अपने फंड को डालते जाइए, उसको स्केल अप करते जाइए, है ना। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि कई बार हम लोग क्या होता है कि जो स्किल्ड लेबर हमको नहीं मिल पाते हैं हमारे इंडस्ट्री के लिए, हम जो जिस प्रोफेशन से काम करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ों का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्किल्ड लेबर खोजना होगा, है ना। और दूसरा उनकी सैलरी। कई बार क्या होता है हम लोग कम स्किल्ड लेबर को हाई सैलरी देते हैं, उनका जितना स्किल्ड है आप उतना ही उनको पेमेंट पे कीजिए, जिससे आपका बैलेंस बना रहे। और इवन कोशिश ये कीजिए कि आप कम पैसों में एक अच्छे लेबर, एक अच्छा स्टाफ आप लेकर आ सकें। इवन अगर आप जो बिज़नेस प्लान बना लिया, आपने फाइनल सारा चीज़ कर ही लिया है, तो आप उसके बाद एक अपने बैंकर के पास भी जाइए, अपने बैंक के पास भी जाइए, और बैंक में जाने के पास उनके बाद जो बैंक्स के जो स्कीम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, उनको डिटेल से समझिए। उनको जो पेपर, बैंक वाले को जो पेपर चाहिए रहता है, उस पेपर के बारे में समझिए कि कौन कौन से पेपर लगेंगे, किस तरह से लगेंगे, उनको अपना रेंट एग्रीमेंट किस तरह से बनवाना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया पहले, है ना। और कितने आपको बारीकी से सारी चीज़ों को बताएंगे, है ना। और उसके बाद ही आप सारा चीज़ ये सोच समझने के बाद ही आप सारा चीज़ कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग बैंक जाते हैं
और सारा चीज़ फाइनल करने के बाद बैंक जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, बैंक के पास एक लिमिट होता है, पर्टिकुलर एरिया पे हमको इतने लोगों को ये पर्टिकुलर लोन देना है। तो कई बार क्या होता है, उस सेशन पे जो उनका पर्टिकुलर ब्रांच को फंड आता है वो सारा चीज़ उन्होंने सैंक्शन कर दिया होता है ऑलरेडी। तो फिर हमको वो कर नहीं पाते हैं। तो हमको वहाँ पर फंड की दिक्कत हो जाती है, लोन नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ को हमको विशेष तौर से ध्यान देना है कि हमको पहले अपने बैंकर के पास जाके अच्छे से उनसे डिटेल ले लेना है कि हम इस तरह का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हमको लोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको इतना लगभग लोन चाहिए रहेगा और वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये सारी चीज़ें, है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग ये सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसके बाद एक हमारा स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग एक पर्टिकुलर एजेंसी करती है और उस स्कोरिंग की बदौलत ही हमको उस पर्टिकुलर स्कीम के तहत उसमें हमको लोन मिल पाता है, उस लिमिट तक लोन मिल पाता है। तो जो किस तरह से स्कोरिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या-क्या स्कोरिंग में आपको किस-किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर मैं आपके लिए एक फुल वीडियो बाद में बनाऊँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कुछ डाउट आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। और अगर अच्छा भी लगा होगा, कौन सा पॉइंट अच्छा ज़्यादा आपको लगा है, तो ज़रूर उसको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।